हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ये विश्लेषण है, इसका मिशन बहुत ही क्लियर है। हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर इंग्लिश परीक्षा के लिए जो अल्टीमेट रिवीजन चीट शीट है, उसके पार्ट 1 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये कोई साधारण चर्चा नहीं होने वाली है। मतलब इसे हमने बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर की तरह रखा है, जहां हम टीचिंग पेडागोजी, कोर ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के पूरे निचोड़ को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। बिल्कुल, और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस ब्लूप्रिंट में डिज़ाइन किया है, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सिलेबस के इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आता है कि आखिर भाषा को पढ़ाया कैसे जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए हम अपनी शुरुआत शिक्षण विधियों यानी टीचिंग पेडागोजी से कर रहे हैं। देखिए, भाषा सिखाने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं जिन पर हमेशा बहस होती है। एक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और दूसरा है कम्युनिकेटिव अप्रोच। अच्छा, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन को क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। ये सबसे पुराना तरीका है। इसमें होता क्या है कि पूरा जोर टारगेट लैंग्वेज को मातृभाषा में अनुवाद करने पर होता है। मतलब हर शब्द को ट्रांसलेट करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। नियमों को रटने पर और डिक्शनरी से शब्द याद करने पर बहुत फोकस होता है। ये भाषा को एक गणित के फॉर्मूले की तरह ट्रीट करता है। अरे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऐसा है जैसे किसी खेल के नियम किताब से पढ़ना, जबकि कम्युनिकेटिव अप्रोच सीधे मैदान में उतरकर खेलना है। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी दी है आपने। कम्युनिकेटिव अप्रोच में सारा फोकस इसी बात पर होता है कि बच्चे आपस में बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें। तो इससे स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन में तो काफी सुधार होता होगा, है ना? बच्चे एक्टिव भी रहते होंगे। हाँ, वो उसका सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी है। वो क्या? कमी ये है कि बोलने पर इतना फोकस हो जाता है कि रीडिंग और राइटिंग की पूरी तरह से अनदेखी हो जाती है। बच्चे लिख नहीं पाते ठीक से। समझ गए। तो अगर कम्युनिकेटिव अप्रोच में रीडिंग और राइटिंग छूट जाती है, तो क्या डॉक्टर पामा का सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड इस कमी को पूरा करने का एक शानदार शॉर्टकट है? शॉर्टकट कहना तो शायद पूरी तरह सही ना हो, पर हाँ, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका जरूर है। डॉक्टर H.E. पामर ने ये सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड दिया था। हाँ, और शिवांश मिश्रा सर ने बहुत ही सटीक तरीके से बताया है कि डॉक्टर पामा का तरीका बच्चों को बिना रटे नए वाक्य बनाना सिखाता है। बिल्कुल सही कहा। इस मेथड में होता ये है कि एक टेबल दी जाती है, बच्चे उस टेबल के शब्दों को बदलकर यानी सब्स्टिट्यूट करके खुद नए वाक्य बनाते हैं। अच्छा, जैसे अगर टेबल में दिस या दैट है और बीच में इज है। हाँ, और आखिर में अ पेन या अ बुक है, तो बच्चा खुद जोड़कर दिस इज अ पेन या दैट इज अ बुक बनाना सीख जाता है। उसे रटना नहीं पड़ता। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो ये जानने के बाद कि भाषा कैसे सिखाई जाए, अब इस बात पर आते हैं कि भाषा की मूल इकाई कैसे काम करती है। मतलब वाक्य या सेंटेंस की बनावट क्या है? हाँ, अब हम कोर ग्रामर पर आ गए हैं। वाक्यों की बनावट, जिसे हम सेंटेंस एनाटॉमी कहते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो वो होते होंगे जो सीधे सीधे अपनी बात कह देते हैं। एकदम सही। ये एक सीधा वाक्य होता है। इसमें कोई भी क्लॉज किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे हमारे पीडीएफ में उदाहरण है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। हाँ, मतलब राम और उसकी बहन दोनों फेल हो गए, बात खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मामला थोड़ा अलग होता है। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर निर्भर होता है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो में डिपेंडेंट क्लॉज का काम क्या एक सस्पेंस फिल्म की तरह है, जहां एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा रहता है? हाँ, बिल्कुल, एक सस्पेंस फिल्म की तरह। जैसे उदाहरण देखिए, वी कैन प्रूव, मतलब हम साबित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या साबित कर सकते हैं? सस्पेंस तो बना हुआ है। वही तो। और इसी सस्पेंस को खत्म करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज आता है, दैट द अर्थ इज राउंड, कि धरती गोल है। दोनों मिलकर ही वाक्य को पूरा करते हैं। बहुत ही दिलचस्प है ये। अच्छा, ग्रामर में एक और चीज बहुत कंफ्यूज करती है, एडवर्ब या क्रिया विशेषण। इसके क्या नियम है? देखिए, एडवर्ब का सीधा सा नियम है कि ये वर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताता है। कोई काम कैसे हो रहा है, ये एडवर्ब तय करता है। कोई उदाहरण देके समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए वाक्य है, दिस इज अ हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली। अच्छा, तो यहाँ स्पीक यानी बोलना एक क्रिया हो गई। तो क्वाइटली यहाँ एडवर्ब हो गया।
वाक्यों के प्रकार और एडवर्ब समझने के बाद अब इन वाक्यों को समय के फ्रेम में भी तो ढालना होगा, है ना? बिल्कुल, और समय के इसी फ्रेमवर्क को हम टेंस ट्री कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर एक के अंदर 4 सबटाइप्स भी होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो 3 मुख्य टाइप और 4 सब टाइप्स मिलाकर कुल 12 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और इनका विश्लेषण रटने से नहीं बल्कि तर्क से होता है। तर्क से मतलब कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे उसने खाना खाया, ये पास्ट की एक सिंपल बात है, तो ये सिंपल पास्ट हुआ। हाँ, और अगर हम कहें वह खाना खा रहा है तो काम अभी चल रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। बिल्कुल सही। और अगर कोई कहे उसने अभी खाना खाया है, तो काम तो हो गया है पर उसका असर अभी भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, और वो जो आखिरी वाला है वह 5 मिनट से खा रहा है। हाँ, इसमें समय भी दिया है और काम चल भी रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। बहुत ही लॉजिकल है ये सब। काल तो समझ आ गया, लेकिन इन अलग-अलग समय और शर्तों वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है। हाँ, और वहीं पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काम आता है। ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके मुख्य रूप से 3 प्रकार हमारी चीट शीट में दिए गए हैं: टाइम, पर्पस और कंडीशन। टाइम वाले कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं? टाइम वाले जैसे आफ्टर या एज लॉन्ग एज। उदाहरण के लिए, आई विल ईट आफ्टर क्लास, मैं क्लास के बाद खाऊंगा। यहाँ आफ्टर समय का संबंध बता रहा है। और पर्पस यानी उद्देश्य वाले? उसके लिए सो दैट का इस्तेमाल होता है। जैसे शी स्टडीड हार्ड सो दैट शी कैन पास, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो पास हो सके। अच्छा, और तीसरा प्रकार जो कंडीशन या शर्त वाला है? हाँ, इसमें इफ, ऑल्दो या एज इफ आते हैं। जैसे यू कैन गो इफ यू फिनिश योर टास्क, तुम जा सकते हो अगर तुम अपना काम खत्म कर लो। सही कहा। शिवांश मिश्रा सर के अनुसार ये कंजंक्शंस वाक्यों को अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना तो वाक्य एकदम बिखरे बिखरे लगेंगे। बिल्कुल। अब वाक्यों को जोड़ने के बाद हमें वाक्यों में स्थान, दिशा और समय का सटीक संबंध बताने वाले शब्दों पर आना चाहिए। यानी प्रेपोजिशंस पर। हाँ, प्रेपोजिशंस अक्सर बहुत ट्रिकी होते हैं। तो इसके 5 पिलर्स क्या-क्या हैं? इसके 5 पिलर्स हैं: टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा डिटेल में बताइए ना। प्लेस और डायरेक्शन में कैसे अंतर करेंगे? देखिए, प्लेस यानी स्थान, इसमें इन, ऑन, बिहाइंड, अंडर जैसे शब्द आते हैं। जैसे द कैट इज अंडर द बेड। तो यहाँ अंडर बता रहा है कि बिल्ली पलंग के नीचे है, एक स्थिर जगह है। हाँ, लेकिन डायरेक्शन या दिशा में गति होती है। जैसे शी रैन टुवर्ड्स द पार्क, वो पार्क की तरफ दौड़ी। तो यहाँ टुवर्ड्स दिशा बता रहा है। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है इंसान। काम करे तो बाय हिम, औजार से हो तो विद अ ब्रश। ये एजेंट और इंस्ट्रूमेंट वाला मामला क्या है? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। एजेंट वो होता है जो काम करता है। अक्सर कोई इंसान, तो वहाँ बाय लगता है। जैसे रिटन बाय राम। बिल्कुल। लेकिन इंस्ट्रूमेंट यानी कोई साधन या औजार, जब औजार से काम हो तो विद लगता है। जैसे पीडीएफ में उदाहरण है, शी पेंटेड विथ अ ब्रश। अच्छा, क्योंकि ब्रश एक टूल है, कोई इंसान नहीं। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी हमारी चीट शीट में है। एक सवाल है जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है: बिवेयर डॉग्स, खाली स्थान में क्या आएगा? हिंदी में सोचते हैं तो लगता है कुत्तों से सावधान, तो फ्रॉम आना चाहिए। हाँ, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। इसका सही जवाब फ्रॉम नहीं बल्कि ओएफ है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफ यहाँ बिलोंगिंग या संबंध दर्शाता है। खतरे का संबंध सीधे कुत्तों से है, इसलिए बिवेयर ऑफ डॉग्स ही सही अंग्रेजी है। ये तो बहुत ही काम की टिप थी। अब ग्रामर के नियमों को डिकोड करने के बाद इस थ्योरी को राइटिंग स्किल्स में कैसे लागू करें? राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले आता है पिक्चर कॉम्पोजिशन, मतलब चित्र देखकर लिखना। इसके 3 बहुत ही व्यवस्थित स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जहां आप चित्र को देखकर शुरुआत करते हैं। फिर आती है बॉडी। बॉडी में क्या होता है? विशिष्ट डिटेल्स। हाँ, बॉडी में स्पेसिफिक डिटेल्स और उन चीजों के होने के संभावित कारणें लिखे जाते हैं। और आखिर में आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। और अगर पत्र लेखन यानी लेटर्स की बात करें?
लेटर्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स तो वो हुए जो स्कूल, प्रिंसिपल या प्रोफेशनल जगह पर लिखे जाते हैं ना, बिल्कुल। और इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने परिवार या मित्रों को लिखते हैं। लेकिन एक अच्छे लेटर की कुछ अनिवार्य शर्तें होती हैं। जैसे कि हेडिंग और ग्रीटिंग। हाँ, हेडिंग, ग्रीटिंग और बॉडी ऑफ लेटर, ये गुड लेटर एसेंशियल्स हैं जो हर पत्र में होने ही चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में कक्षा में जाने से पहले की तैयारी भी तो अहम है। इस पर कोई दार्शनिक विचार है क्या चीट शीट में? हाँ, बिल्कुल। यहाँ W.M. रायबुन का एक बहुत ही शानदार कोटेशन है। वो कहते हैं, टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। मतलब बच्चों के पास जो पहले से अनुभव है उसी का इस्तेमाल करके पढ़ाना शुरू करना चाहिए। एकदम सही। उनके पूर्वानुभव को नई जानकारी से जोड़ना ही असली शिक्षण है, और ये सब क्लास में जाने से पहले तय होता है। इसे प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहते हैं। अच्छा, तो जो लेसन प्लान हम पहले से तैयार करते हैं वही प्री एक्टिव फेज है, प्लानिंग करना। बिल्कुल। शिवांश मिश्रा सर ने बहुत ही गहराई से समझाया है कि एक सफल शिक्षक वही है जो प्री एक्टिव फेज में सही योजना बनाता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा बिंदु सामने आता है। वो क्या? यही कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की रटंत विद्या और कम्युनिकेटिव अप्रोच के बीच का जो टकराव है वो सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है। ये तय करता है कि आने वाली पीढ़ी अंग्रेजी से डरेगी या उसे आत्मविश्वास के साथ बोलेगी। बिल्कुल सही बात है। और एक बेहतरीन लेसन प्लान यानी आपका प्री एक्टिव फेज ही इन दोनों तरीकों के बीच एक सही संतुलन बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।